नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक जारी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार किसानों को एमएसपी जारी रखने की लिखित गारंटी देने और किसानों की आपत्ति पर संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। बैठक शुरू होने के बाद किसान नेताओं ने सरकार से बिंदुवार लिखित जवाब मांगा है। किसान नेताओं ने कहा है कि हमने पिछली बैठक में जो बातें रखी थी, सरकार उनका बिंदुवार लिखित रूप में जवाब दे। किसान नेताओं की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। किसानों के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में तीनों कानूनों के विधेयक को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे कई देशों में रह रहे सिख संगठनों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सिख संगठनों ने कहा है कि बादाम का दूध पीते रहो और धरने पर डटे रहो, पैसों की चिंता नहीं करना। आंदोलन में शामिल होने जा रहे किसानों की ग्रेटर नोएडा पुलिस से तीखी झड़प हुई। पुलिस ने किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे पर बैरिकेड लगाकर रोकना चाहा, लेकिन किसानों ने इसे तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेकर आगे जाने से रोक दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने किसानों के साथ होने वाली केंद्र सरकार की बैठकों पर बयान दिया है। मलिक ने कहा है कि केंद्र ने अड़ियल रवैया अपना रखा है, उसको ये अपना रवैया छोड़ना होगा, तभी किसानों के साथ होने वाली बैठकों का कोई हल निकलेगा। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में उतर आए हैं। स्टालिन ने किसानों को समर्थन देने के लिए सेलम में बड़ी रैली की। इसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया गया। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं की जमकर तारीफ की। राहुल ने कहा कि उनकी भागीदारी से स्त्रीवाद का एक पहलू दिखाया है। महिलाएं कृषि कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई में सरकार से डटकर लड़ रही हैं। इन सभी बहनों को मैं नमन करता हूं। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के साथ 7 दिसंबर को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, जिससे कनाडा में भारत विरोधी रैलियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार केवल सड़कों पर किए जाने वाले प्रदर्शनों की भाषा समझती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन कानूनों पर संसद की स्थायी समिति के जरिए परामर्श की मांग की थी, लेकिन ये अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसानों के आंदोलन पर बयान दिया। अठावले ने कहा कि किसान का गलतफहमी में आंदोलन करना सही नहीं है। किसानों को विपक्ष जानबूझकर भटका रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों के हित में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखने को लेकर बयान दिया है। बिरला ने कहा कि नए भवन के निर्माण की शुरुआत 10 दिसंबर से होगी। इस मौके पर पीएम मोदी नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश होना है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए तीसरे विमान वाहक पोत की जरूरत बताई है। इसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचा दी है। बता दें कि तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पोत को बनने में 18 वर्ष का समय लगता है। पीएम मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। योजना के मुताबिक 2 साल में परियोजना का काम पूरा होने की संभावना है। इसके बाद लोग आगरा मेट्रो रेल की सवारी का मजा उठा सकेंगे। यूपी के एमएलसी चुनाव की शिक्षक कोटे की 6 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, जबकि सपा, शर्मा गुट और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती है। वहीं स्नातक कोटे की 5 सीटों में 2 सीटें सपा और 1 बीजेपी के कब्जे में आई है। 2 सीटों पर मतगणना जारी है। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को यूपी सरकार ने करीब 65 लाख की वसूली के लिए नोटिस भेजा है। इसमें विधायक रहने के दौरान वेतन और भत्ते वापस करने का हवाला दिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने विगत दिनों अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी थी। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर होने की चर्चा तेज हो गई है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच पटना के सरकारी सीएम आवास में हुई। इस मीटिंग पर दोनों तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। अयोध्या में धन्नीपुर में परंपरागत स्वरूप से हटकर 2 मीनारों वाली अंडाकार मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इस मस्जिद में एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने इसकी डिजाइन तैयार करवा ली है। टेलीकॉम कंपनियों ने इंटरनेट को लेकर दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखी है। इसमें कंपनियों ने 5G इंटरनेट के ट्रायल के लिए इजाजत मांगी है। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों ने 2018 में केंद्र से कमेटी बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। सीएम योगी ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभ्यर्थियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून में स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष अगले चुनाव के मद्देनजर राज्य के दौरे पर हैं। इसकी शुरुआत हरिद्वार में साधु संतों का आशीर्वाद लेकर की गई। वो अब देहरादून में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भोपाल में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को लेकर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सीएम शिवराज चौहान ने की। इसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अगली बैठक में इस विधेयक पर मुहर लग सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विज को नवंबर में कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान टीका लगाया गया था। विज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। अनिल विज के संक्रमित होने पर भारत बायोटेक ने सफाई दी है। लैब ने बताया कि कोवैक्सीन 2 डोज शेड्यूल पर आधारित हैं, जो 28 दिन के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस वैक्सीन का प्रभाव दूसरे डोज के 14 दिन बाद पता चलता है। दोनों खुराक लेने के बाद कोवैक्सीन प्रभावी होता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते बेरोजगार श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शिवराज सरकार को निश्चित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि उसने इन कामगारों के लिए क्या कदम उठाए हैं, लेकिन अदालत ने इस पर असंतोष जताया है। योगी आज यूपी कैबिनेट के विस्तार को लेकर अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल समेत बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि योगी कैबिनेट में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आरबीआई ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। 27 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 46 करोड़ डॉलर घटकर करीब 575 अरब डॉलर रह गया। बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जाता है। फिल्म एक्टर रजनीकांत ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि विगत दिनों रजनीकांत ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। गोलीबारी के बीच पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिशें कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान की एक अदालत ने दहशतगर्दों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के 2 मामलों में जमात उद दावा के 3 सदस्यों को सजा सुनाई है। पाक अदालत ने इनको 15-15 साल जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि हाफिज सईद को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। तमिलनाडु में चक्रवात निवार से हुई तबाही के बाद केंद्रीय टीम चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। टीम राज्य के सीएम के साथ बैठक करेगी। इसके बाद तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। केंद्रीय टीम जायजा लेने के बाद 8 दिसंबर को दिल्ली लौटेगी। वाराणसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान ऑब्जर्वर आईएएस अजय सिंह का निधन हो गया है। उनकी तबीयत वोटों की गिनती के दौरान खराब हो गई थी। इसके बाद अजय सिंह को शुभम अस्पताल के वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन पर सीएम योगी ने शोक जताया है। यूपी के भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने सरकार से विधायक का आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर के वैक्सीन को बहरीन ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के बाद बहरीन मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। हालांकि बहरीन ने यह नहीं बताया कि उसने वैक्सीन की कितनी खुराक खरीदी है और टीकाकरण कब शुरू होगा। सीबीआई ने एसबीआई के 1800 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में जय पॉलीकेम लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही उनके 3 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने अर्णव के अलावा 2 अन्य लोगों का भी नाम आरोप पत्र में शामिल किया है। बता दें कि आरोप पत्र 2018 के खुदकुशी मामले का है। किसानों को लेकर कंगना रनौत और पंजाबी गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ के बीच बहस हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। इस दौरान दिलजीत को कई पंजाबी कलाकारों का समर्थन मिला है। ईडी ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त कर कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने माल्या की फ्रांस की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है। बता दें कि ईडी ने विजय माल्या पर धन शोधन रोधी कानून के तहत फ्रांस में कार्रवाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह हत्याकांड में फैसला दिया है। इसमें हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता बलवंत सिंह की मौत की सजा माफ करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा है। फिलहाल अब बलवंत सिंह की सजा माफी पर राष्ट्रपति फैसला लेंगे। ब्रिटेन ने लंदन के अंबेडकर हाउस को संग्रहालय के तौर पर मंजूरी दे दी है। इससे पहले हाउस को आधुनिक भारत के निर्माता स्थल के रूप में मान्यता दी। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1921-22 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। उस दौरान वो 10 किंग हेनरी रोड पर रहते थे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी ने कर्नाटक की डोनीमलाई लौह एस खान का लंबित मामला सुलझा लिया है। इसके साथ ही इलाकों का पट्टा बढ़ाने पर समझौता भी किया है। बता दें कि एनएमडीसी लिमिटेड ने 2018 में कर्नाटक की इस खान में खनन को रद्द कर दिया था।
झारखंड की लातेहार पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि नक्सलियों के कब्जे से AK-47 समेत अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। हालांकि 4 नक्सली मौके से फरार हो गए। रेल इंजन कारखाना जमालपुर के घोटाले की जांच के लिए सीबीआई टीम पहुंच गई है। सीबीआई टीम ने घोटाले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने रेल कारखाना प्रबंधन से पूरे मामले में दस्तावेज मांगे हैं। बता दें कि साल 2017 में करीब 34 करोड़ का स्क्रैप गायब हो गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में 20 साल जेल की सजा काट रहे सुखदेव यादव को पैरोल दे दी है। कोर्ट ने सुखदेव को उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल को मंजूरी दी है। हालांकि ये पैरोल पुलिस हिरासत में दी गई है। सासाराम कोर्ट में परिवहन मंत्री शीला मंडल के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया। अखिलेश कुमार ने ये परिवाद पत्र दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया कि परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान भोजपुर के बाबू कुंवर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। विराट की कंपनी में जहां T20 मुकाबला खेला जाएगा, वहीं रहाणे की अगुवाई में भारत ए अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को टक्कर देगा। अभ्यास मैच से ही भारत को टेस्ट टीम तलाशनी है। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी T20 टीम में बदलाव किया है। कैमरन ग्रीन की जगह पर स्पिनर नॉर्थन लायन को टीम में शामिल किया गया है। ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से खेलने के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है। बता दें कि पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया हार गया था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राधाकृष्ण नायर को पूर्णकालिक मुख्य कोच नियुक्त किया है। महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने बताया कि उन्हें भरोसा है कि नायर भारतीय खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बता दें कि बहादुर सिंह के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था। आंकड़ बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब वो अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। 29 साल के एंडरसन के नाम वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक दर्ज है। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।